हो गई। एकात्म मानव बोध, इंद्रिय व्यपरायर्था अर्थे व्यस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा। इंद्रियों से बड़ा विषय होता है। विषय का संबंध जो मार्ग होता है, जो कार्य होते हैं जिसके लिए हम बाहर निकलते हैं, तो विषय होता है। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है और विषयों से श्रेष्ठ मन होता है। तो इंद्रिय व्यपरायर्था अर्थ व्यस्य परम मन। अब मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि श्रेष्ठ होती है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ होती है। जब हम कार्य करते हैं तो स्वतः हमारे पैर चल पड़ते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हमारे हाथ उठ जाते हैं और आंखें भी उस दिशा की ओर चल देती हैं। वाणी भी स्वतः बोलती है, कान सुनते हैं। जैसे शरीर जो है यानी उसका संचालन, तन का संचालन आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और मन के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। समस्त कार्य संपादित होते हैं। उपनिषद में यह भी कहा गया है कि इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियां घोड़े हैं, अविषया मस्तेषु गोचरान्, और जो विषय है वो गोचर है, चलने के लिए है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा, इंद्रिय और मन से युक्त होकर भोक्तृत्याहु मनीषिणा, मनीषी लोग जीवन का भोग करते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा तन केंद्रित भाव में सारी इंद्रियां निर्देशानुसार चलती हैं और मन भी नियंत्रित होता है, उसी प्रकार समाज की और शासन की संकल्पना भी होनी चाहिए। समाज अगर स्वतः इस प्रकार से विकास पाता है तो जो कर्मचारी हैं वो अपने समय पर कार्यालय पहुंचते हैं और अधिकारी उनको निर्देश करता है। ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं, प्रत्येक विभाग में लगभग 20-22 सीढ़ियाँ होती हैं और 20-22 सीढ़ियों से छत पर पहुंचना होता है। सीढ़ियाँ अगर 8 इंच की होती हैं तो अनुमान कर लीजिए कि 16 या 18 फीट की ऊंचाई तक आपकी पहुंच होगी। शासन का संचालन, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कार्मिक विभाग हो, सारे विभाग उन सीढ़ियों के सहारे संचालित होते हैं। जनता के ऊपर अगर एक चौकीदार होता है, एक पुलिस, उसके ऊपर पुलिस होता है, थानेदार होता है, उसके ऊपर
सीओ होता है, उसके ऊपर नगर अधीक्षक होता है या ग्रामीण पुलिस अधीक्षक होता है, उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। इसी तरह से क्रम है। अगर क्रम का अनुपालन नहीं होगा, क्रम अनियंत्रित होगा, तो स्वाभाविक है कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय हम लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे। पुलिस विभाग हो, इसी प्रकार शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में भी कई स्तर हैं, लेकिन उन स्तरों पर कार्य करने की निपुणता नहीं रह गई। प्रत्येक विभाग में संयोजन नहीं है, सम्मिलन नहीं है। हर विभाग अलग अलग भावों में विकसित हो रहे हैं, चल रहे हैं, और उसका केंद्र बिंदु जो प्रदेश का शासन है वह असहाय हो जाता है उस समय जब शासन के विभिन्न अंग उसके निर्देशानुसार शासन नहीं चलाते। जो सचिव हैं, आईएएस हैं, प्रत्येक विभाग में नियुक्ति पाते हैं और वह प्रत्येक विभाग को क्रमानुसार संचालित करते हैं। शिक्षा विभाग आज दुर्दशा का शिकार है। शिक्षा विभाग में नियंत्रण की कमी है और विशेषकर शिक्षा विभाग के भीतर वो पुलिस का आदेश नहीं चल सकता, जिलाधिकारी का आदेश नहीं चल सकता, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, किशोर उम्र के होते हैं। उनका जो प्रशासन होता है उसमें लचीलापन होता है। अगर लड़का कोई गलती करता है तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती, गोली नहीं मारी जा सकती, किंतु जिला प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, सैनिक प्रशासन में गोली मारने का आदेश होता है। शैक्षिक प्रशासन में लचीलापन रहता है, वह लचीलापन समाप्त कर दिया गया है। लचीलापन होना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य आधार जो प्राचार्य होता था, बहुत पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था, यानी प्रधानाचार्य सचिव, वो सचिव प्रबंध समिति के सचिव का भी कार्य करता था। लेकिन 1958 के एक्ट के अनुसार उसको केवल शैक्षिक कार्य के लिए स्वीकृत किया गया। परिणामतः जो शिक्षा का प्रशासन है वह शिक्षा का प्रशासन संतुलित नहीं रहा। बच्चों के संस्कार, बच्चों के निर्माण, बच्चों के दिशा बोध, बच्चों की प्रवृत्तियों का विकास नहीं हो पाया। और 1991 के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रधानाचार्य पर, शिक्षक पर विश्वास स्वतः समाप्त हो गया और जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथों में आया। और जिला विद्यालय निरीक्षक का भी विश्वास समाप्त हुआ तो पुलिस प्रशासन के पास चला गया, जिला प्रशासन के पास चला गया। चाहे शिक्षा हो, चाहे परीक्षा हो, उसमें हस्तक्षेप हुआ। आज की स्थिति ये है कि शिक्षा दुर्दिन का शिकार हो गई। अध्यापक के मन में वह पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है कि बच्चा किस परिवेश से आ रहा है। उसे तो धन चाहिए। जो भी संघर्ष हुए हैं उन संघर्षों का फल शिक्षक को हुआ है, लेकिन शिक्षक ने स्वतः उसे समाप्त किया। यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव बोध दर्शन जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग
स्वतः अपना कार्य करते हैं तो समाज के शासन के प्रत्येक अंग अपने ढंग से स्वतः अपने विवेकानुसार कार्य संचालन अगर करते रहें तो देश का शासन, समाज की व्यवस्था स्वतः विकास पा सके। बचपन में हमने देखा था 1946 और 47 से 50, 52, 54 का वर्ष था कि समाज का जो मुखिया होता था, विभिन्न क्षेत्रों में जो मुखिया होते थे, प्रधान होते थे, ये प्रधान ग्राम प्रधान नहीं, जो प्रमुख हुआ करते थे वह समाज का नियंत्रण करते थे। समाज में किसी प्रकार की विकृति है और किसी प्रकार की भयानक जो प्रकृति है उस पर नियंत्रण करने की उनके भीतर प्रवृत्ति भारतीय समाज में, भारतीय दृष्टि में ये सदैव विकसित रहा है। तो एकात्म मानव की संकल्पना समाज और शासन के लिए है। अगर स्वतः व्यक्ति और संस्थाओं में कार्यरत जो व्यक्ति है, जो विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, वे अपने निर्देशानुसार अपने स्वतः संज्ञान के आधार पर जब कार्य संपादित करते हैं तो समाज में संतुलन होता है। जातियों का उत्थान और पतन हुआ है और विशेषकर ये अंग्रेजों के शासनकाल में भी जातियां निर्मित की गई थी। जातियां, जातीय शब्द कुछ नहीं है, ये तो वर्ण है और आश्रम है। उसके अनुसार स्वतः प्रत्येक वर्ण अपना काम करता था और उसका उच्चीकरण होता था। शूद्र ब्राह्मण बन जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता था, क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता था, वैश्य शूद्र हो जाता था, शूद्र वैश्य होता था। ये विकास का क्रम बराबर रहा, समाज में संतुलन था। इसी नाते महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास की धारा आज भी भारत को बचाए हुए हैं। भारत के पास क्या है? भारत के पास व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, रामायण है, भागवत है, वेद है, पुराण है, उपनिषदें हैं, दर्शन है और ये सब हमारी परंपरा को, हमारी सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। तो समाज जब तक एकात्मबोध नहीं करेगा, शासन में एकात्मता नहीं लाई जाएगी, सचिव स्तर से निचले स्तर तक जब कार्य संपादन उपयुक्त नहीं होगा तो विभत्सता समाज में दिखाई पड़ेगी। कहीं हत्याएं होंगी, कहीं बलात्कार होंगे, सुनाई पड़ेंगे, कहीं कर्फ्यू लगेगा, कहीं द्वंद्व की स्थिति होगी, हिंदू मुसलमान के विवाद होंगे और इसको पैदा करने वाले सत्तासीन लोग हैं और शोषण करने वाले समाज का, समाज के धन का शोषण करने वाले ये राजनेता हैं जिन्होंने जनता का खून चूसा है। दिनकर जी की वह रचना ये स्पष्ट करती है कि रस सोखता है वो है जो मही का भीम का वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। तो रस चूसने वाले, रस सोखने वाले ये राजनेता जो विभिन्न क्षेत्रों में विधायक रहे हैं, उन्होंने 70-75 वर्षों से जनता का खून चूसा है
और महल बनाया है, सारी सुविधाएं जुटाई हैं। आज उन्हें पीड़ा महसूस हो रही है। जिन्होंने शोषण किया है, जिन्होंने धन चूसा है, जिन्होंने महल बनाया है, जिन्होंने नदियों और नालों पर मकान बनाए हैं, जिन्होंने सारी सुविधाएं एकत्र की हैं, जब वो ध्वस्त हो रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। समाज को चूसने वाले, समाज का शोषण करने वाले, समाज को गलत दिशा देने वाले ये राजनेता, जिन्होंने देश को पथभ्रष्ट किया है, ये जवाहरलाल नेहरू से आज तक की वही स्थिति है। अगर उनमें एकात्म मानव बोध होता, एकात्म भाव होता, तो एकात्म भाव विकसित किया गया होता, तो 1947 से आज तक समाज में समरसता होगी और स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन एकात्म मानववाद, एकात्म मानव बोध और महर्षि जो योगी थे, जिनका शिक्षा दर्शन है, योगी अरविंद का शिक्षा दर्शन राष्ट्र में पूरी तरह से प्रसारित नहीं हो सका। हमने शिक्षा में जब परास्नातक कर रहा था, उस समय योगीराज अरविंद का राष्ट्रवाद शिक्षा दर्शन के अंतर्गत निर्धारित था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो अरविंद का शिक्षा दर्शन अगर उसी समय से विकसित हुआ होता, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव बोध पूरे समाज में, शासन में प्रसृत हो गया होता। किंतु जातियों के आधार पर चुनाव जीतने वाले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे साम्यवादी हो और विभिन्न दल हों, वो चुनाव तो जीत गए, किंतु समाज में समरसता नहीं पैदा कर सके, समाज में वह संस्कार नहीं डाल सके। समाज के जो व्यक्ति थे, शक्तिशाली व्यक्ति थे, वह गायों की तस्करी और गुंडई में, दादागिरी में वो प्रभावी हो गए थे। उनका उद्देश्य वही बन चुका था। हमें याद है कि जब उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपने मंत्रित्व काल में गोवधबंदी लागू की, तो उत्तर प्रदेश के बाहर किसी तरह से चोरी छुपे बिहार में गाय और बैल बेच दिया जाता था, और उसके बाद कलकत्ता में मशीनों में वो काटे जाते थे। बंगाल में प्रतिबंध नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध था। जवाहरलाल जी इससे नाराज भी थे डॉक्टर संपूर्णानंद से। डॉक्टर संपूर्णानंद ने एक दृष्टि सोची थी, लेकिन वह दृष्टि पनप नहीं पाई। अगर एकात्म मानव बोध, एकात्म मानव दर्शन प्रसारित हुआ होता, समाज में स्वतः व्यक्ति और संस्थाएं अपना कार्य करती, तो समाज विकसित हुआ होता, देश विकसित हुआ होता। वही स्थिति केंद्रीय शासन की भी रही है। केंद्रीय शासन में ही भी ये लूट खसोट की परंपरा रही है। बाहर से सामान आते थे, कमीशन खोरी होती थी, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे वह किसी अन्य का शासन हो। उस शासन में बाहर से
जो सामान आयात होते थे और यहाँ से गोमांस का निर्यात होता था, तो उसमें भी कमीशन खोरी थी राजनेताओं के भीतर। उस कमीशन से उनके महल बने और उनका विकास हुआ, उनकी पीढ़ियां नष्ट हुई, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ित करता है वह स्वयं समाप्त हो जाता है। एक दो पीढ़ी वह उसका भोग करती है, लेकिन बाकी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। आज कथित आज़ादी के बाद ये चौथी पीढ़ी चल रही है, उसमें परिष्कार की आवश्यकता है। केंद्र से लेकर प्रांत तक जितना भी भूभाग है जो बचा हुआ है विभाजित भारतवर्ष के बाद, उस भूभाग में एकात्म मानव दर्शन का संज्ञान लाना होगा। समाज को दिशा देनी होगी। प्रत्येक विभाग अपने ढंग से कार्य करते रहेंगे, इसकी आवश्यकता होगी। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस प्रत्याशा में कि समाज में एकात्म मानव बोध सर्वत्र प्रसारित होगा। वर्तमान शासन भी इस दिशा में सोचेगा, उसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ग्राम से केंद्र के स्तर तक, ग्राम की इकाई से राष्ट्रपति की ऊंचाई तक, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संस्थाएं हैं, ग्राम से लेकर पंचायत से लेकर न्यायालय तक, उच्चतम न्यायालय तक, ये सब केंद्रीभूत होकर के स्वतः कार्य की प्रेरणा होगी तो राष्ट्र बना रहेगा और देश चलता रहेगा, खंडित नहीं होगा। खंडित तो कई बार हो चुका है, लेकिन अब सतर्कता होगी, सतर्कता रखनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त